बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर यार शिफा बैक एट योर स्क्रीन्स आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके और कुछ क्लैरिफिकेशंस लेके। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब से मैं इस करोना वायरस की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को चेस कर रहा हूँ या ट्रेस कर रहा हूँ, मुझे इंटरनेट पे, फ़ोन पे, फेसबुक पे, हर जगह इतनी सारी मिसकंसेप्शंस, इतनी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ और इतने सारे हकीमाना नुस्खे मिल रहे हैं जो कि देख के बंदे को अफसोस होता है कि कैसे गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं खुद कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के अपनी आवाम तक पहुंचाऊंगा, और इस वजह से मैंने ये सीरीज़ कोरोना की शुरू की है। लेकिन इस सीरीज़ को मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि मैंने आप लोगों के लिए हेल्थ टिप्स और आपकी हेल्थ को लुक आफ्टर करने के लिए कुछ वीडियोस बना के आपके साथ रब्ता कायम करना था। जस्ट अ क्विक बैकग्राउंड, मैं इंग्लैंड में डॉक्टर हूँ। मैं इंटेंसिव केयर में भी काम करता हूँ, एनेस्थीसिया में भी काम करता हूँ, और मैं इस वक्त मेडिसिन की भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो आज हमारा मेन टॉपिक है कि कोरोना वायरस जो कि आप सुन रहे हैं न्यूज़ में हर वक्त, उससे मेन बीमारी क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कोरोना वायरस इज़ अ नोवल वायरस जो कि पहले एनिमल्स में था और ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ, और अब ह्यूमंस में एक दूसरे के दरमियान ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। इससे पहले भी नोवल वायरसेस गुजरे हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोवल वायरस जिसको आप सब HIV के नाम से जानते हैं, वो भी एक नोवल वायरस था जो बंदरों से इंसानों में आया। तो जी कोरोना कैसे शुरू हुआ? मिसकंसेप्शन सारी ख़त्म करके, चमगादड़ों का सूप पी के कोरोना वजूद में नहीं आया, और ना ही मेंढक और मच्छर खा के कोरोना वजूद में आया। कोरोना जी आया है, कहा यह जा रहा है कि कोरोना वुहान जो चाइना की एक जगह है, वहाँ पे एक सी फूड मार्केट से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ। तो अगर कहा जा रहा है कि सी फूड मार्केट में, तो आई थिंक एक प्रिजम्पशन ये है कि सी क्रिएचर से जो है ये वायरसेस इंसानों में ट्रांसमिट होना शुरू है। मैं आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं बताऊँगा। एक थ्योरी ये है कि जी ये टेररिज्म चल रहा है, और वो एक कोई किताब है उसका रेफरेंस दिया जाता है कि उसमें जी कोरोना की प्रेडिक्शन पता नहीं 20-30 साल पहले कर दी गई थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि कुछ लोगों को समझ नहीं है, कुछ लोग रिसर्च नहीं करते। आई वुड हाईली रिकमेंड जुनैद भाई की वीडियो, गंजी स्वैग के नाम से चैनल करते हैं, वो ज़रूर देखें, और उसमें उन्होंने एक चीज़ें क्लैरिफाई की हैं। मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। हो सकता है बायो टेररिज्म, हो सकती हैं बाकी चीज़ें, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है। लेकिन मैं क्योंकि एक साइंटिफिक बंदा हूँ, इस वजह से मैं साइंटिफिक बेस्ड बातें करूँगा आपके साथ। तो वायरस, जैसे मैंने बताया, एक सब सेलुलर पार्टिकल है। वो एक इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ सेल, इट इज़ नॉट लिविंग। वायरस को इन्फेक्ट करना पड़ता है एक सेल को अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, और जब वो अपने सेल को इन्फेक्ट करता है तो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके वायरसेस की मज़ीद कॉपी बनाता है। कोरोना वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना जो है ये स्प्रेड होता है आपकी सांस के रूट से। तो जब आप सांस लेते हैं तो कहा जाता है कि वायरस के पार्टिकल्स एक इन्फेक्टेड आदमी से निकल के एक अनइन्फेक्टेड आदमी के अंदर चले जाते हैं, और इस वजह से, क्योंकि आपको सांस लेते हुए नज़र तो नहीं आ सकता वायरस, और ना ही आपको देख के पता चलता है कि किसको कोरोना है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करें दूसरे लोगों से, और मास्क का यूज़ वगैरह भी। खैर, तो वायरस लेट से जब एक इंसान से निकल के दूसरे इंसान में जाता है, तो वायरस जो कि मैंने आपको शक्ल दिखाई है, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स आम सेल्स में भी होती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो सांस की नाली की लाइनिंग है उसमें इस प्रोटीन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। आप ऐसे इमेजिन कर लें कि ये प्रोटीन एक चाबी है और वो रिसेप्टर एक ताला है। जैसे ये प्रोटीन वायरस की जाके उस रिसेप्टर जो कि ह्यूमन बींग्स की सांस की नाली के अंदर सेल्स के ऊपर मौजूद हैं बाइंड होती है, ये चाबी उस ताले को लग जाती है और वो ताला खुल जाता है, और ये वायरस जो है इस ताले के खुलने से सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है और उस सेल को इन्फेक्ट कर देता है। वायरस जब एक दफ़ा सेल के अंदर जाता है तो वायरस सेल को यूज़ करता है। ये ऐसे ही हो गया जैसे आप किसी फैक्ट्री में जाएं और उसकी मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर दें अपने मफाद के लिए। तो ये सेल की मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाता है। वायरस के अंदर एक पार्टिकल होता है, उसको RNA कहा जाता है,
डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं कोरोना वायरस से स्पेसिफिक बात ये करूँगा कि उसमें RNA होता है। यही RNA जो है ये ह्यूमन सेल जो है उसको रेप्लिकेट करता है, और ये RNA दोबारा एक पार्सल में पैक होकर सेल से बाहर एक्सपोर्ट होता है। जब ये सेल से बाहर एक्सपोर्ट होता है तो ये सेल की सरफेस के ऊपर रहता है, और जब सांस लेते हैं तो सांस की हवा से अंदर बाहर ट्रांसमिट होता है। इसीलिए सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क वगैरह पहने, जिस बंदे को खांसी है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मास्क वगैरह पहने, ताकि वो वायरसेस जो उसकी सांस से बाहर आ रहे हैं वो इर्द गिर्द की फ़िज़ा में ना फैलें। अब लोग कहते हैं कि जी वायरस तो अंदर चला गया, मशीनरी यूज़ भी कर रहा है, पार्टिकल्स भी बन रहा है, तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी को नेचुरली अल्लाह मियाँ ने एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है जो कि आपकी बॉडी का दिफा करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो कि आम दिनों में बहुत अच्छी चीज़ है, वायरस इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छी चीज़। ये होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। आपके ब्लड के अंदर एक रेड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को मूव कराते हैं, और दूसरी टाइप होती है सेल्स की जिसको कहते हैं वाइट सेल्स। इन वाइट सेल्स में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जो कि वायरसेस की इन्फेक्शन के लिए होती है, और वो वायरसेस की इन्फेक्शन को नोट कर लेते हैं। जो सेल जैसे आपने बताया वायरसेस प्रोड्यूस कर रहा है, उस सेल के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और वही प्रोटीन जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो उसके सेल की सरफेस पे आ जाती है। जैसे ही हमारे वाइट सेल्स को पता चलता है कि इस सेल के अंदर वायरसेस मौजूद हैं, ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। वायरसेस को सेल से निकालना इम्पॉसिबल है, तो उन सेल्स से निजात हासिल करने का वाहिद तरीका ये है कि वाइट सेल्स उनको मार दें। दे रिलीज केमिकल्स, और जब आपकी सांस की नाली के सेल्स के ऊपर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो आपकी सांस की नाली में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। रेडनेस, सोरनेस, आपके जिस्म पे चोट लगती है या कुछ भी होता है, हड्डी टूटती है, वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है उस एरिया में। ये बॉडी का डिफेंस है, जिसकी वजह से नंबर 1 हीलिंग होगी, और नंबर 2 आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह आपकी सांस की नालियों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, और ये स्वेलिंग अगर आप वायरस आपके लंग्स के अंदर पहुंच चुका है तो ये स्वेलिंग लंग्स में भी शुरू हो जाती है। जैसे ही स्वेलिंग होती है और जैसे ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये आपको डिफरेंट सेंसेशंस देते हैं। आपको लगेगा आपका गला ख़राब हो रहा है, आपके गले में दर्द शुरू हो जाती है, आपका नाक बहना शुरू हो सकता है, आपको खांसी आती है क्योंकि आपकी सांस की नाली इरिटेट होती है इन चीज़ों से। कई दफ़ा और अक्सर औक़ात तो ये सब साइंस आपको नज़र आते हैं, और ऐसे सूरत हाल भी रिपोर्ट हो चुकी हैं जिसमें इनमें से कोई साइंस आपके सामने नहीं होते, और उनको कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनके पास वायरस है और वो वायरस डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन ना उनको खांसी है, ना बुखार है, ना कुछ और ये साइलेंट स्प्रेड करते हैं। और इसी वजह से इवन दो आप लोग मास्क वगैरह पहन के बचत कर सकते हैं, आजकल जो लॉकडाउन चल रहे हैं उनकी मेन रीज़न यही साइलेंट कैरियर्स हैं, क्योंकि ये साइलेंट कैरियर्स डिजीज़ को फैलाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको सिम्टम्स आने भी हैं तो बाय द टाइम वायरस एंटर्स योर बॉडी टू द टाइम आपको खांसी शुरू हो, इट कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 2 to 14 days, 2 से 10 दिन या इवन 2 हफ्ते आपको पता भी नहीं होता और आप वायरस स्प्रेड कर रहे होते हैं। इस वजह से इस इन्फेक्शन से बचना इम्पॉसिबल ही समझ लें किस्म का। आप मास्क पहने, हिफाजत होगी, लेकिन अभी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स जिस काम की कोशिश कर रही हैं वो इस इन्फेक्शन से बचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस इन्फेक्शन को स्लो डाउन करना है। क्योंकि इन्फेक्शन, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसी वजह से ये बहुत डेंजरस इन्फेक्शन समझा जा रहा है। कुछ लोगों को माइल्ड किस्म के साइंस आएंगे बीमारी के, जो कि सिर्फ खांसी और बुखार हो सकता है। कुछ लोगों को खांसी होगी, उनको सांस में दुश्वारी होगी। अगर आपको सांस में दुश्वारी होती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ खांसी और बुखार है तो डोंट वरी टू मच। जिस तरह बाकी सारे इन्फेक्शन होते हैं उस तरह ये इन्फेक्शन भी होके ख़त्म हो जाता है बस। लेकिन ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बाकी घर के लोगों से आइसोलेट हो जाएं और बाहर निकलना ख़त्म कर दें, और जो हिफाजती तदाबीर हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनको
माइल्ड डिजीज़ ही होगी, उनको खांसी बुखार होगा और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सांस में दुश्वारी होगी, और जिन लोगों को सांस में दुश्वारी हो रही है उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि सांस की दुश्वारी कैन बी अ साइन ऑफ ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये वायरस फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से फेफड़ों में कहते हैं, जिसको कह देते हैं फेफड़ों में पानी पड़ गया है या निमोनिया हो जाता है। जब आपके फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है तो इवन दो आप ऑक्सीजन हवा के ज़रिए तो ले रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लड में वो ऑक्सीजन सही तरह नहीं जा पा रही, क्योंकि आपके फेफड़े सही तरह फंक्शन नहीं कर रहे, लंग्स आपके सही फंक्शन नहीं कर रहे। इस वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है। डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको चेक करेंगे। कई दफ़ा आपको ये कह के वापस भेज देंगे कि इट इज़ नॉट दैट सिवियर, बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं है, और कई दफ़ा वो शायद आपको एडमिट करके आपको ऑक्सीजन दें। तीसरी डिजीज़ की कैटेगरी है जिसको कहते हैं सवेयर, शदीद निमोनिया। ये तब होता है जब वायरसेस आपके लंग में चले जाते हैं और निमोनिया करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वायरस एक दफ़ा एक सेल को इन्फेक्ट कर दे तो उस सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऑक्सीजन आपके बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है। वायरल डिजीज़, मुझे पता है कि पाकिस्तान में एक आम प्रैक्टिस है कि जी जैसे ही गला ख़राब हो तो जी एंटीबायोटिक शुरू कर दें, और जैसे ही आपको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाए तो एंटीबायोटिक शुरू, हर चीज़ का जवाब एंटीबायोटिक। लेकिन वायरस की वजह से जो बीमारी होती है वो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकती। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, और इस वीडियो में मैं दोबारा आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई दवाई ईजाद नहीं हुई, कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुई, और कोई ट्रीटमेंट, कुछ दवाइयों के नाम लिए जा रहे हैं लेकिन कोई ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं है विच हैज़ प्रूवन बेनिफिशियल सो फार, जिसका प्रॉपर एविडेंस हो। इट इज़ वेरी वेरी अर्ली, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ट्रीटमेंट को टेस्ट करने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है और बहुत सारे पेशेंट्स दरकार होते हैं। वायरस की जो इलनेस होती है वो 1 से 2 हफ्ते में आप पे आप खुद ब खुद ठीक होती है। हॉस्पिटल का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उन 1 से 2 हफ्ते में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है या आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो आपको वो प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ऑक्सीजन देंगे। वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वेंटिलेटर की ज़रूरत तब पड़ती है अगर आपके लंग में पानी चला जाए। वैसे आपका जो फेफड़ा है उसके अंदर मोस्टली हवा होती है, अगर उसमें पानी पड़ जाए तो फेफड़ा जो है कह लें सख्त हो जाता है। जैसे जैसे फेफड़ा सख्त होना शुरू होता है तो सांस लेना और मुश्किल होता है, और एक लिमिट ऐसी आ जाती है जब आपकी बॉडी के बस में ये चीज़ नहीं रहती कि वो सही तरह सांस ले सके, एंड वो ऐसी मोमेंट है जब आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। वेंटिलेटर क्या चीज़ है? वेंटिलेटर बेसिकली एक मशीन है जो आपकी सांस की नाली के अंदर कह रहे हैं फूंक के ज़रिए हवा भरती और हवा निकालती है। आर्टिफिशियल लंग कह लें, आर्टिफिशियल फेफड़ा कह लें। हमने डिस्कस कर ली 4 डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स। एक वो जिनको कोई सिम्टम नहीं होगा, एक वो जिनको सिर्फ खांसी बुखार होगा जो कि घर में रह सकते हैं, एक वो जिनको खांसी बुखार सांस में तकलीफ़ हो सकती है, उनको चाहिए जाके डॉक्टर को दिखाएं, उनको शायद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन देनी पड़े, और अगर बीमारी बहुत तेज़ी से ख़राब होती जाए तो उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता। अब बात करते हैं 2-3 हफ्ते के बाद, जो आपका वायरस, आपकी तबीयत बेहतर हो रही। जब डिज़ीज़ होने के बाद तबीयत बेहतर होना शुरू होती है तो उसके बाद वायरस खारिज होना बॉडी से कम हो जाता है, सांस की नाली के ज़रिए भी। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को तो सांस की तकलीफ़ होती ही नहीं है, उनको इन्फेक्शन होती है मैदे की और उनको लूज़ मोशन या डायरिया लगते हैं और उसकी वजह से वायरस स्प्रेड हो रहा है। और इट इज़ इंटायरली पॉसिबल, हो भी सकता है, लेकिन उसमें यह कि आप करें क्या? आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको डायरिया हो रहा है उसमें आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगेन किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर वायरस की इलनेस के लिए आपको कोई एंटीबायोटिक लिख के देता है, इंटायरली रॉन्ग, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई भी। वायरस की डायरिया के लिए भी एंटी डायरियल लेना कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि उस डायरिया में वायरस बाहर जा रहा है, जो नया वायरस बन रहा है उसमें बाहर जा रहा है। एंटी डायरियल से आप क्या करते हैं, उस सब हर चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करने की कोशिश करें, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, खैर रिकवरी पीरियड में भी आप वायरसेस शेड करते रहेंगे। इस वजह से वायरस आपकी बॉडी से खारिज होता रहेगा। आपको स्टिल मास्क लगा के रखना चाहिए और अपना और दूसरों का ख्याल करना चाहिए। खैर, ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो आपको समझाने के लिए कि इस वायरस से इन्फेक्शन कैसे होता है,
उसके आसार क्या क्या हैं और डॉक्टर से रब्ता करने की ज़रूरत कब ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप बिला वजह या बिला ज़रूरत डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में ना जाएं। उसकी रीज़न्स मल्टीपल हैं। सबसे पहली रीज़न जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा पाकिस्तान के लिए वो ये है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के पास मास्क और इक्विपमेंट ऐसा मौजूद नहीं है कि वो अपने आप को सही तरह महफूज रख सकें। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं पाकिस्तान में हाउस जॉब कर रहा था, ये 2013 की बात है, तो इमरजेंसी में हम लोग 500, 600, 700 मरीज़ रोज़ का देखते होते थे। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट नहीं है और किसी तरह वो वायरस आप उसको ट्रांसमिट कर देते हैं और वो डॉक्टर बाकी मरीज़ों को देख के उनको भी वायरस ट्रांसमिट कर दे, तो आप खुद सोचें कि ये वायरस कितनी तेज़ी से फैलेगा। इस वजह से अनलेस आपको डॉक्टरों की ज़रूरत है, आप डॉक्टरों के पास ना जाएं। दूसरी, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बीमारी की अलामात नहीं आएंगी लेकिन वायरस शायद उनके अंदर फिर भी हो। इस वजह से वो भी अगर डॉक्टरों के पास जाएंगे या हॉस्पिटल्स में घूमे फिरेंगे तो वो भी ये इन्फेक्शन, ये वायरस बाकी मरीज़ों को ट्रांसमिट करेंगे। और आप ऐसा नहीं करना चाहते कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो या ये बीमारी और फैले। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाकी सारी दुनिया की गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया है कि सब लोग अपने घरों में रहें, हॉस्पिटल्स के चक्कर कम से कम लगाएं। मुझे बिल्कुल मालूम है कि मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अगर जाना भी है तो एक मरीज़ के साथ एक बंदा इनफ है, लेकिन ये ना करें कि हर दिन एक नया बंदा जा रहा है। आप एक बंदा मुख्तस कर दें दिन के टाइम और एक बंदा मुख्तस कर दें रात के टाइम, और जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो वापस आके बाकियों से सेपरेट रहें, घुले मिले नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स बीमारियों की पनाहगाह होती हैं और वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ एक दूसरे को फैलती हैं। थैंक यू वेरी मच ये सारी ब्रीफिंग सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो होगी कि इस वायरस से बचा कैसे जाए, ठीक, और उसमें कोई दवाई नहीं मैं मेंशन करूँगा, सिर्फ एहतियाती तदाबीर, और वो कैसे वर्क करती हैं वो भी आपको बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि मुसलमान होने के नाते हम सब का ईमान ये है कि बीमारी एक आजमाइश है और मौत भी एक वक्त मुकर्रर पर आनी है। इस वजह से अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन आजमाइश के दिनों में हमें साबित कदम रखे और हमसे मुसीबत टाले और सबको शिफा दे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जल्द से जल्द हमें इस आजमाइश से सरखरू होके आगे निकलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।